प्रस्तुत करता पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्रायोजक SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। सीए पर गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार, बोले सीएए से नहीं जाती किसी की नागरिकता। कांग्रेस ने वोट बैंक की वजह से शरणार्थियों को नहीं दी नागरिकता। यूपीएससी लेटरल स्कीम पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा SC ST OBC का छीना जा रहा आरक्षण। बीजेपी में आने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, बोले निजी काम से आया दिल्ली में, जहां पर हूं वहीं पर हूं। ओलंपिक के सुरमाओं को पंजाब के सीएम ने किया सम्मानित, पंजाब के पदकवीर खिलाड़ियों को दिया इनाम। मंकी पॉक्स का अलर्ट, WHO ने घोषित की ग्लोबल इमरजेंसी। देखिए हमारी खास पेशकश, मंकी पॉक्स ग्लोबल इमरजेंसी। तो देखिए पूरी दुनिया अभी कोरोना के कहर से धीरे धीरे उभर ही रही थी कि दुनिया में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। WHO ने भी बीमारी को गंभीरता से लेते हुए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक देखिए अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है, तो वहीं भारत भी इस वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों संग बैठक की है। इस बैठक में NCDC और ICMR के अधिकारी भी शामिल नजर आए। आज मंकी पॉक्स से जुड़े सवालों को लेकर अपने पैनलिस्ट से करेंगे खास चर्चा और जानेंगे कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है और इसके लक्षण आखिर क्या क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और देखिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। सीनियर फिजिशियन है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही देखिए मदरहुड हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर समीर भाटी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो देखिए मंकी पॉक्स नाम की एक जो बीमारी है अब वो ग्लोबल इमरजेंसी बन गई है और WHO ने भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। तो इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल जो है स्वाति माहेश्वरी जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, पहले तो समझाइए मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी है ये है क्या, किस तरीके का ये वायरस है? देखिए सबसे पहले तो भावना, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये बोलना बहुत जरूरी है जी। देखिए भारत में ही जब 2022 में WHO ने इसको डिक्लेयर किया था तब से अब तक 30 केसेस जो हैं ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी फिलहाल जो नया क्लेड आया है इसकी वजह से नए केसेस नहीं आए हैं, लेकिन हम पहले ही 30 केसेस देख चुके हैं, तो भारत को भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस डिजीज का है। देखिए ये एक ऐसी बीमारी है, एक वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है आपको, लेकिन ये जानवरों से आई हुई बीमारी है जो कि मनुष्यों तक पहुंच जाती है और मनुष्य से मनुष्य में जाने की संभावनाएं पूरी रहती हैं इस बीमारी में। ऐसी स्थिति में सेक्स करने से, किस करने से या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको मंकी पॉक्स हो उसके पास अगर आप ज्यादा देर तक बैठते हैं तो उसके मुंह से बात करते वक्त या छींकते वक्त जो कण निकलते हैं, जैसे हम कोविड में भी बोलते थे, उन सब की वजह से भी संक्रमण होने की संभावनाएं रहती हैं। वहीं जो चीजें उन्होंने इस्तेमाल करी हैं, जैसे कपड़े हैं, बर्तन है, किसी चीज
उन्होंने छुआ है, तो वहाँ से भी संक्रमण होने की संभावनाएँ रहती हैं। दूसरा, इसमें जो है शरीर पर छोटे-छोटे चकत्ते और फुंसियाँ जैसी हो जाती हैं, जिनमें पस या पानी भर जाता है। उसके संपर्क में भी अगर कोई व्यक्ति आता है, तो ये मंकी पॉक्स की बीमारी दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। लेकिन इसके जो ज़्यादातर लक्षण होते हैं, वो मामूली वाले ही लक्षण होते हैं, जैसे कि हम और फ्लू में या किसी और में देखते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, बुखार तेज होना। लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये बदलाव रहता है कि ग्रंथियाँ जो होती हैं हमारे शरीर में, जी, जी। उनमें सूजन हो सकती है और रैश जो होता है वो फीवर के 1 से 3 दिन के बाद ही देखने को ज़्यादातर मिलता है। ज़्यादातर केसेस भावना आसानी से ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए घबराने की बहुत बात नहीं है। लेकिन पहचानने का जो अच्छा तरीका है वो ये जो छोटे-छोटे चकत्ते हो जाते हैं, जो कि चेहरे पर पहले होते हैं और फिर बाकी शरीर में धीरे-धीरे फैल जाते हैं, जिनमें पस भी पड़ सकता है। जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हम देखते थे कि दाने हो जाते हैं और उनमें पस पड़ जाता है, उसी तरह से मंकी पॉक्स ये देखा जाता है कि दानों में पस पड़ जाता है, उनमें मवाद आ जाता है और उसकी वजह से जो है एक तो दूर से पहचान में व्यक्ति आता है, साथ ही उससे संक्रमण फैलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो स्वाति जी, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है? हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी तरीके बताए कि इस तरह से, और ख़ास तौर से जो गे हैं लोग या जो मैन टू मैन सेक्स करते हैं, उन लोगों में भी देखा गया है कि ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो एक सेक्सुअल वे है इसका फैलने का, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि उस व्यक्ति के पास अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं, जो कि जिसको मंकी पॉक्स है, और उसके खाँसने से, छींकने से, बात करने से जो कण निकलते हैं, उससे भी दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। और वहीं ये जो मवाद है जो कि दानों के अंदर होता है, उसके संपर्क में अगर आप आते हैं, उससे भी ये संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राजीव रंजन जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, जैसे जिस तरीके से स्वाति माहेश्वरी जी ने हमें समझाया कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स की जो कुछ सिमिलैरिटीज हैं उन्होंने बताई, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी जो मंकी पॉक्स है वो चिकन पॉक्स से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि एक वक्त पर चिकन पॉक्स की जो वायरस था, जो बीमारी थी, उसको लोगों ने फेस किया हुआ है और लंबे अरसे तक इंडिया में हमने देखा था उसको फेस किया गया था। तो ये अब उससे कैसे अलग है, ये समझाएं। जी हाँ, गुड आफ्टरनून। अगर हम बात करें चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स आज भी बच्चों में होते हैं, खास करके कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है जो वायरल नेचर का होता है। लेकिन अगर आप देखें कि जो समांतर इन दोनों में जो डिफरेंस आप देखना चाहेंगे, तो एमपॉक्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो चिकन पॉक्स में नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें सोलेन लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि काफी विजिलेंट होते हैं, और साथ में मसल्स पेन्स भी होंगे। और इसकी जो क्रस्ट फॉर्मेशन है वो जल्दी होती है, जो जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने अभी बताया कि इसमें आपको ग्लिशर्स हो जाते हैं, उससे पानी रिसते हैं। तो दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस है। साथ में इसमें एक बहुत ही बड़ा विजिलेंट सिम्टम्स है कि सोलेन लिम्फ नोड्स होते हैं और मसल्स पेन्स होते हैं। ये एमपॉक्स का एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो सिम्प्टोमेटिकली आप जज कर सकते हैं। बिल्कुल। राजेश, जैसे आपने मुझे बताया शुरुआत करते हुए कि ये जो बीमारी है बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, इसी से जुड़ा मैं अगला एक शॉर्ट में चाहूँगी जवाब दे। बच्चों में एडल्ट से क्या अलग तरीके के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं? आपको पता है कि जैसे कि एडल्ट्स की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है, बच्चे वायरल से बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं। दे आर हैव लेस इम्यूनिटी टुवर्ड्स एनी फाइटिंग डिजीज, जो वहाँ खासकर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो बच्चे को संक्रमण के चांसेस होते हैं और वो जल्दी बीमार होते हैं। उनके सिम्टम्स थोड़े जल्दी आते हैं, उनके लड़ने की क्षमता कम होती है। इसलिए बच्चों के लिए किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाना ज़्यादा आवश्यक होता है। और बच्चे को ऐसे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स होते रहते हैं, खास करके अभी बरसात के मौसम है, तो जुलाई से लेकर सितंबर का पीरियड होता है जहां वायरल काफी कंडीसिव होता है। तो इसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें डायग्नोज करना होता है, क्योंकि अभी इन्फ्लुएंजा और फ्लू के भी काफी केसेज आते हैं। साथ में आपको हैंड फुट माउथ डिजीज भी होते हैं। तो ये सारे सिमिलर डिजीजेज हैं जो कि आप अपने पेडिट्रिशियन से अगर संपर्क करेंगे तो आपको इसका अंतर समझा देंगे। और क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द थ्रोट, ईयर, नोज, इससे काफी हमें काफी फायदा होता है। बिल्कुल। समीर भाटी जी, अगला सवाल आपसे है।
मैं समझना चाहूंगी कि ये जो बीमारी है, ये वायरस जो है, ये क्या परसेंटेज आपको लग रहा है? परसेंटेज हालांकि इस वक्त स्पष्ट तौर पे बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आपके नज़र से क्या लग रहा है, ये बीमारी कितनी ज़्यादा फैल सकती है? क्योंकि हमने देखा था कोरोना का संक्रमण जो शुरुआती दौर में हो रहा था, उस वक्त लोग डर नहीं रहे थे, चिल थे कि हाँ कुछ नहीं है, बट जब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तब लोगों ने उसको सीरियस लेना स्टार्ट किया, क्योंकि अब WHO ने भी इसको लेकर सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए हैं, एक तरीके से सलाह दी है। तो आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अफ्रीका, पाकिस्तान एंड नाउ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब WHO किसी भी तरह की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन देता है, जैसे इसको WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कहा है, तो उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होता है कि बीमारी जब इंटरनेशनली स्प्रेड होना शुरू हो, दूसरा वो पब्लिक हेल्थ के लिए कितनी थ्रेट है, कितनी खतरनाक है, और एक अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड तरीके से, कि जैसे हमने देखा कि 2022 में केसेस कुछ देखे गए थे और फिर अब 2024 में देख रहे हैं, तो इस वजह से WHO ने ये अलर्ट जारी किया है। पर फिलहाल जैसे कि डॉक्टर माहेश्वरी ने भी बताया, पैनिक करने वाली तो डेफिनेटली सिचुएशन नहीं है। हाँ, इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हमें पता है, बट हाँ ये जानना जरूरी है कि इसके 2 तरह के वेरिएंट देखे जा रहे हैं ज्यादातर, जिसमें एक में ट्रांसमिशन थोड़ा वो ज्यादा ट्रांसमिशन होता है, उसमें फैलता ज्यादा है, दूसरा जो ट्रांसमिशन उतना तेजी से नहीं पर उसमें गंभीरता ज्यादा है, इतना हमें पता है। और तीसरा अगर देखें तो इसकी वैक्सीन भारत में उपलब्ध नहीं है, बाकी विदेशों के अंदर यही सवाल मैं अगला आपसे पूछना चाहती थी कि वैक्सीनेशन के स्टेज पर क्या इंडिया में अरेंजमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, तो वैक्सीन का इस तरह से जो अभी WHO ने अप्रूवल दिया हुआ है 2 वैक्सीन, जो कि भारत के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है और अभी इस तरह से लग भी नहीं रहा। अगर ऐसा लगता है तो इस तरह की इमरजेंसी अप्रूवल्स CDSO दे सकता है अगर रिक्वायर्ड होगी, पर अभी फिलहाल उस तरह की सिचुएशन नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इनिशियल स्टेज पर है इसलिए, और आई होप कि ज़्यादा फैले ना, लेकिन क्योंकि हमें सतर्कता बरतनी है। अगला सवाल जो है स्वाति माहेश्वरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किस तरीके से सतर्कता बरती जा सकती है अपने लेवल पर? देखिए, पहली बात तो ये है, क्योंकि अब मंकी पॉक्स के केसेस कई सारे देशों में मिलने शुरू हो गए हैं, लगभग 115 देश ऐसे हैं जहां मंकी पॉक्स के केसेस मिले हैं। तो पहली बात देखिए, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत पोरस होते हैं और इसीलिए हम ये देखते हैं कि पहले भी संक्रमण बहुत तेजी से बाहर से अंदर आता है। तो जो लोग ऐसे हैं, जो ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पर मंकी पॉक्स के केसेस हैं, उनको ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लौट करके आए तो ध्यान रखें कि कोई ऐसे लक्षण उभर करके सामने तो नहीं आ रहे हैं, खुद को थोड़ा आइसोलेट करके रखें। जैसे हम कोविड के समय में बोलते थे कि अपने को थोड़ा सा कुछ समय के लिए आइसोलेट करिए, जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखाई दें तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करिए, टेस्ट कराइए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हाइजीन का ध्यान रखना वो उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को मंकी पॉक्स रहा है और उसने कुछ ऐसी चीज़ें छुई हैं और आप भी अगर उन्हीं चीज़ों को छूते हैं और फिर वो आपके मुंह में जाते हैं, हाथ या आँख नाक में लगते हैं, तो वहाँ से संक्रमण फैलने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस है कि अच्छे से साबुन से, पानी से हाथों को धोना है, ये समय समय पर हमें करना चाहिए, खास तौर से जब हम कुछ खाने जा रहे हैं, फेस को बेवजह टच नहीं करें। दूसरा, इस बात का भी अभी हम देखिए ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल वे से भी फैलता है। तो जो लोग ऐसे हैं, जो गे हैं या जो मैन टू मैन सेक्स करते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसी स्थिति में कि वो किसके साथ इस तरह के संबंध बना रहे हैं। तो संभाल करके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संक्रमण इस तरह का इससे फैलता है, तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और वही जैसे मास्क लगाना है, या ऐसे व्यक्ति जिसको आपको लग रहा है कि सस्पिशन है कि इन्हें मंकी पॉक्स हो सकता है, उनसे मतलब बेसिकली स्वाति जी मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरीके की सतर्कता हमने कोरोना के काल में ली थी, वो सतर्कता अभी हमें लेने की जरूरत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमें अपनी सतर्कता तो रखनी है, हाइजीन का भी हमें ध्यान रखना ही है, और खास तौर से जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं भावना, वहाँ हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ऐसे भारत में तौर से तो नहीं फैला है और संक्रमण बाहर से ही आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो वो एक ऐसा हमारे लिए पैमाना है कि अगर हम वहाँ
और इसीलिए आप देखिए भी कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एयरपोर्ट्स पे, सीपोर्ट्स पे अलर्ट किया है, वहाँ का जो स्टाफ है उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से लक्षणों को पहचानना है, किस तरह से ध्यान रखें कि ये संक्रमण बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो हम उनको समय से आइसोलेट कर सकते और उनके टेस्ट कर सके। जी जी जी। अगला सवाल राजेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, स्कूल जाना या फिर ट्यूशन एंड ऑल, ऐसे में मंकी पॉक्स होने की जो संभावना होती है बच्चों में वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि थोड़े से केयरलेस भी होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता ये सारी चीज़ें। बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए ये आप समझाएं। देखिए, कोविड के दौरान भी मैंने अपने पेरेंट्स को, बच्चों के अभिभावकों को यही कहा था कि हमें बच्चों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो बचे और लड़े। बचने का मतलब है जैसे कि क्राउडेड प्लेसेस और जो हैंड कॉन्टैक्ट्स और जो कोविड के हमने रूल्स फॉलो किए थे उसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करें। अगर हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो हर प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले 4 वर्षों में तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन आते हैं और जो इनकी संभावनाएं है पहले से बढ़ गई है। अब लगभग साल में 8-10 महीने हम वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म हमें इसका उपाय करना चाहिए कि हम बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करें। ऐसे भी आप देखेंगे कि जुलाई से लेकर सितंबर तक जो बारिश का मौसम होता है इसमें वायरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा संक्रमित होते हैं और हमारे बच्चों को कहते हैं। तो आउटसाइड एरिया में जो भी प्ले गेम्स या जो भी बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होते रहेंगे हमारे बचने के बाद भी, बाद में हमारी जो अपनी इम्यूनिटी है वही फाइट करती है और वही हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी चीज़ों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और इसमें जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझ पा रही हूँ। डॉक्टर समीर भाटी जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, अभी तो एकदम इनिशियल स्टेज है, शुरुआत है, हालांकि गवर्नमेंट भी इस पर सतर्क होती नज़र आ रही है। क्या कदम उठाने चाहिए इस बीमारी को पूरी तरीके से रोकने के लिए? क्या किया जाना चाहिए, आपके नज़रिए से ये समझाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब प्रिवेंशन की बात करते हैं, रोकथाम की बात करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का एक ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो जैसा इस बीमारी के बारे में हम जान चुके हैं कि ये एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है, जो कि एनिमल से ह्यूमन में आया है, इंसानों के अंदर, और अब इंसानों से इंसानों के अंदर ये ट्रांसफ़र हो रहा है। और अभी इसको जैसे हम 2022 के अंदर मंकी पॉक्स कह रहे थे, अभी हम इसको एमपॉक्स करके बोल रहे हैं, इसको रीनेम कर दिया गया है। बाकी सतर्कता की बात करें तो जी, आपने ये स्पेसिफिकली वर्ड कहा। जनरली हमने देखा था चिकन पॉक्स जो होता था, जो पोल्ट्री का मतलब व्यवसाय करते हैं, तो उनमें ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा था, राइट? बट नाउ जो एमपॉक्स है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस मैं समझना चाहूंगी। स्पेसिफिकली कोई ऐसे जानवर की इन्हीं से आता है या इन्हीं जानवरों से दूर रहे, ऐसा कुछ है? यस यस यस। तो इसमें अभी क्या है, जो सतर्कता बरतने वाली बात है, तो इसमें कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है। खास तौर पे एक तो जो एट रिस्क कंट्री है, जहां पर हम देख रहे हैं जिस रीजन के अंदर ये स्प्रेड हुआ है, वहां पर जो वाइल्ड स्मॉल एनिमल्स हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, उन छोटे जानवरों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। उनसे किसी भी तरह की अगर आपको बाइट होती है या किसी भी तरह का वो स्क्रैच पड़ता है, ऐसे कुछ भी छोटे जानवरों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जैसा अभी बात कर ही रहे हैं हम कि ह्यूमन टू ह्यूमन जैसा, वो ज्यादातर बॉडी फ्लूइड के ट्रांसमिशन से, ट्रांसफर से होता है, जिसमें ज्यादातर एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिशन। दूसरा, अगर हम देखें तो जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर है, केयर गिवर है, जो ऐसे पर्सन का जिनको ये इन्फेक्शन या संक्रमण हुआ है, तो उनके संक्रमित कोई भी चीजों का इस्तेमाल करने से, जैसे बर्तन हो गया, या फिर इसमें कोविड की तरह वैसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा संक्रामक है कि जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हो और एकदम आपको हो गया। प्रोलॉन्ग्ड आपका डिस्कशन लंबे समय तक फेस टू फेस ऐसे संक्रमित इंसान से अगर आपका है, लगभग 4 घंटे का, जैसा रिसर्च में बताते, 4 घंटे से ज्यादा तक आपका इस तरह का लंबे समय तक एक्सपोजर रहा है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आपको ये हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जैसा कि स्किन टू स्किन, क्योंकि इसमें इस तरह के, डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया, चकते से हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, तो उन रैशेस के कांटेक्ट से अगर आप भी आते हैं तो आपको संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो
ऐसी चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। और 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक तो हिस्ट्री लेनी है, अगर कोई बाहर से ऐसी जगह से आता है जहां स्प्रेड है, फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट के लेवल पे तो वो स्क्रीनिंग हो गई। हिस्ट्री, सिम्टम आपको जरूर इसमें ध्यान से देखने हैं, क्योंकि सिम्टम आमतौर पे सेम होते हैं। पहले फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, फिर उसके बाद रैश आना शुरू होता है। तो सिम्टम्स को कई बार हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग। इसकी टेस्टिंग उपलब्ध है, रैपिड टेस्टिंग भी उपलब्ध है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं। जी जी जी। तो टेस्टिंग के जरिए हम बिल्कुल इसका पता लगा सकते हैं कि आप एमपॉक्स से संक्रमित है या नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक तो गवर्नमेंट की स्तर पे तो डेफिनेटली जैसे एयरपोर्ट पे और इन जगह पर स्क्रीनिंग हो रही है। और एक चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आपको किसी भी तरह का संक्रमण होता है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो लक्षण आने में समय लग जाते हैं। लक्षण आने में करीबन आप ये मान के चलिए 1 से 20 दिन का समय हो जाता है। जी। तो इसी वजह से जो गाइडलाइंस भी बनती है उतने दिन तक फिर वो क्वारंटाइन वाली और वो सब चीजों को फॉलो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति जी, जैसे समीर जी ने बताया, वैक्सीन का एक मुद्दा समीर जी ने उठाया, अगेन उन्होंने टेस्टिंग का एक मुद्दा उठाया, ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई। अब ये तीनों सवाल मैं आगे आपको फॉरवर्ड करती हूँ। वैक्सीन कौन कौन सी इसके लिए इंडिया में अवेलेबल है, अगर आप बता पाएं तो प्लीज गो अहेड। अगेन ट्रीटमेंट क्या है इसका और टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, इस पर जरा जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए भावना, अगर वैक्सीन की बात करें तो इसकी 2 वैक्सीन है, लेकिन अभी भारत में वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अमेरिका की बात करें या ऐसे इलाके जहां अफ्रीका के, वहाँ पर ये वैक्सीन उपलब्ध है। अभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक पैनिक बटन दबाएं कि हमें भी वैक्सीन चाहिए। वहीं अगर बात करें जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, वो भी 85% देखा गया है मंकी पॉक्स के लिए कारगर होती है और सरकार के पास उसके इमरजेंसी स्टॉक पाइल्स रहते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सरकार अगर मामले बढ़ेंगे तो फिर ये कोशिश भी करेगी कि हम बाहर से ये वैक्सीन लेकर के आए या खुद से ये वैक्सीन बनाएं। तो ये प्रयास भी लगातार सरकार के दिमाग में है और वो एक रोड प्लान इसके लिए भी लेकर चल रहे होंगे। जहां तक बात ट्रीटमेंट की, तो देखिए ट्रीटमेंट में कोई खास अभी ऐसी एंटीवायरल नहीं है जिसे हम बोले कि ये मंकी पॉक्स के लिए ही दवा है। अभी जो पुराने एंटीवायरल्स थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मॉल पॉक्स के लिए जो एंटीवायरल्स थे उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। जिस तरह की तकलीफ होती है व्यक्ति को, उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तीसरा, टेस्टिंग की बात आपने करी। देखिए टेस्टिंग के लिए इसका PCR टेस्ट किया, जो स्वैब लिया जाता है, जहाँ से आपको ये रिसाव हो रहा होता है, जहाँ ये आपके दाने होते हैं शरीर में, उनसे स्वैब लिया जाता है, थ्रोट से स्वैब लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी टेस्टिंग भी की जाती है ताकि पता चल पाए कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है भावना कि ज्यादातर लोग, देखिए पहले जो क्लेड 1 था, सबसे पहले जो इसका वेरिएंट आया क्लेड 1, वो काफी सिवियर था और उससे जो है लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। लेकिन अब ये जो क्लेड 2 है, जिससे कि अब संक्रमण काफी देशों में फैला है, एक तो पहली बात ये उतना सिवियर नहीं है, इसकी वजह से बीमारी ज्यादा तीव्र नहीं हुई है। दूसरा, इसकी वजह से मृत्यु दर भी ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में घबराने की बात नहीं है। जैसे हमने कोविड के में देखा था, कुछ समय के लिए आइसोलेट होना है आपको अगर बीमारी हो जाती है तो, और इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति के जब तक ये दाने सूख नहीं जाते हैं तब तक वो व्यक्ति ये इन्फेक्शन दूसरे को दे सकता है। तो तब तक के लिए उन्हें आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राजीव रंजन जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जनरली हमने छोटे बच्चों को देखा है जानवरों के साथ खेलते हुए। आजकल जैसे कि एक तो ट्रेंड चल रहा है घर में डॉगीज को, फिर कैट्स को लाना, और अगर आप देखें तो कुछ लोग गाय भी पालते हैं। अगर थोड़ा सा आप गाँव साइड चले जाए तो वहाँ पर हमने देखा है कि छोटे छोटे जानवरों को भी वहाँ पर पाला जाता है। हालांकि समीर भाटी जी ने ये क्लियर किया है कि कौन से जानवरों से ये बीमारी हो सकती है, कौन से जानवरों से नहीं हो सकती। लेकिन स्पेसिफिकली ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि बच्चों का संपर्क इन जानवरों के साथ थोड़ा ज्यादा आता है। घर में अगर ये जानवर हैं तो उनके साथ खेलते हैं। ऐसे में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि जानवरों का भी उस वक्त में कैसे ख्याल रखें?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल पेट्स के प्रचलन बढ़ रहे हैं जी। और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ख़ास करके अगर आप मेट्रोज़ में देखें तो लगभग हर अल्टरनेट घर में आपको पेट्स मिल जाते हैं। बट हमें लगता है कि उसके साथ हमें गाइडलाइंस को भी फ़ॉलो करना चाहिए। पेट को रखने के भी कुछ गाइडलाइंस हैं। इफ सपोज़ यू आर हैविंग डॉग तो उसको एंटी रेबीज़ की वैक्सीन होनी चाहिए। प्लस हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे कि ज़्यादातर जानवरों के सैलिवा निकलते हैं, वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो उस पे ध्यान रखना होता है। एक डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। छोटे जो नवजात बच्चे होते हैं उनको तो हम पेट्स के पास अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं ज़रूर उनके साथ खेलते हैं, संपर्क में आते हैं और यहीं पे हमें अपनी सावधानी का ध्यान रखना है और अपने बच्चे को जो भी कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो भी सलाइवेशन होता है, उस सभी को साफ करके रखना चाहिए। बच्चे सारा हाइड्रेशन रखें, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएँ और सतर्कता ज़रूरी है क्योंकि जानवर आपके साथ जब खेलते हैं तो उनके खेलने के संपर्क, उनके पंजे या दाँत होते हैं जो कि कहीं न कहीं बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे भी मुझे लगता है एमपॉक्स के लिए इंडिया में डरने की आवश्यकता नहीं है। ये माइल्ड है, क्लैड 2 है जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया था जी, जी। और मुझे लगता है कि हमें अगर अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें तो ऐसे न जाने कितने वायरस और भी फ्यूचर में आएँगे, बिल्कुल। लेकिन हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। ये पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि कई वायरस आ जाएंगे और ये मुद्दा कोरोना के टाइम में भी उठाया गया था कि अपनी इम्यूनिटी पर वर्क कीजिए क्योंकि अगर आपकी ये शक्ति अगर ज़्यादा होगी, आपके पास इस तरीके की एनर्जी अगर अच्छी स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं। मैं एक लास्ट लाइन आप सभी से एक लाइन में ये जवाब जानना चाहूंगी। सबसे समीर भाटी जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई पॉइंट रखना चाहेंगे जो मैं पूछ नहीं पाई हूं आपसे? जी, बिल्कुल। दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। राइट सोर्सेज़ से आप इन्फॉर्मेशन लें। आप WHO की साइट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फैमिली वेलफेयर की साइट से कोई भी अपडेट आता है, खास तौर पे एमपॉक्स को लेके, वहाँ से जानकारी लें। कई बार सोशल मीडिया पे भी कई तरह की गलत इन्फॉर्मेशन, खास तौर पे नई तरह के वायरस को लेकर स्प्रेड होती है, तो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना बिल्कुल, बिल्कुल। स्वाति महेश्वरी जी, नाउ ओवर टू यू। एक लाइन में जवाब दीजिएगा मैम। बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर समीर ने बोला है मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ कि इन्फॉर्मेशन बहुत गलत फैलती है और उसकी वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं। वहीं सेल्फ मेडिकेशन नहीं करिए। अगर शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं किसी भी बीमारी के या आजकल वायरल फीवर्स वगैरह भी बहुत होते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए कि आगे कैसे ट्रीट करना है, स्टेप से देख करके ट्रीटमेंट नहीं करें। बिल्कुल, बिल्कुल। राजीव रंजन जी, बताएं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सतर्क रहें, बचें और लड़ें। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी पे वर्क करें, यही आपको बचाएगा। बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने चर्चा की है और आशा करती हूँ कि ये पूरी जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। वक्त हो चला है यहीं रुकने का। नमस्कार।